अस्सलाम वालेकुम यार। आज हम देखने जा रहे हैं P1 का हम टॉपिक देखेंगे चैप्टर नंबर 8 जो सा जिसका नाम है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग। इसके ऊपर मैंने कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए क्योंकि एक चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, हम वॉक थ्रू लेंगे पूरे चैप्टर का। तो ये कौन सा होगा, ये वॉक थ्रू ये लो सॉरी वॉक थ्रू लेक्चर हो जाएगा। ठीक हो गया, परफेक्ट। हम स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं और देखते हैं कैसे रहता है। इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स को कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है भाई? टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एक आपको स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन। आपको लॉन्ग टर्म इसकी बहुत ज़रूरत होती है। कह लेंगे ये मोस्ट पार्ट ऑफ इट इज़ P3 में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे इसका। स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? इंटरनल इंफॉर्मेशन हो सकती है, एक्सटर्नल रिसोर्सेज की हो सकती है। इंटरनल आपके कंट्रोल पे इधर कैसे करने हैं आपने, एक्सटर्नल ऑडिटर्स को कैसे लेके आना है, या एक्सटर्नल रिसोर्सेज आपने आउटसोर्सिंग करनी है या आप कहीं पे जॉइंट वेंचर्स कर रहे हो, कैसे करोगे। समरीज बनानी, समराइज करना, हर चीज़ों को आपने समराइज करके लिखना है। और ये स्ट्रेटेजिक रेलिवेंट टू लॉन्ग टर्म, ये बात अभी मैंने यहाँ के ऊपर भी कही थी, ये लॉन्ग टर्म के ऊपर होती है। कंसर्न विद होल ऑर्गेनाइजेशन, एक छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में नहीं है, ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करती है। अगर आप एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हो कि अगर हम अभी क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स हैं और हमने क्लोथ से जो सा हमने शूज़ मैन्युफैक्चरर बन जाना है, तो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन इस पर इफेक्ट हो जाएगी। एड हॉक बेसिस होता है, इसके हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा होता है। क्वांटिटेटिव क्या होता है? समथिंग विच इज रिप्रेजेंटेड इन डॉलर्स। क्वालिटेटिव जो उसकी क्वालिटी वगैरह के ऊपर या उसकी जो इम्पोर्टेंस को देखते हैं। ठीक हो गया। ऑफ्टन अनसर्टन, क्यों? क्योंकि इट इज़ मोर देन 5 years। टेक्निकल इंफॉर्मेशन, इसको आप इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं मैनेजेरियल इंफॉर्मेशन। मैं अगर राइट स्पेलिंग गलत हो तो माफ़ कीजिएगा। मैनेजेरियल इंफॉर्मेशन ये होती है मीडियम टर्म, जनरेटेड इंटरनली। क्यों? ये मैनेजमेंट अकाउंट्स होते हैं। F5 का पार्ट कह लो उसे, ये F5 है। F5 में अकाउंट्स जो बनाते थे आप, वो सब कुछ इंटरनली होता है, बाहर कोई किसी को नहीं चाहिए वो अकाउंट्स। समराइज्ड एट लोअर लेवल, अब आपने प्रोसेस चेंज अकाउंट्स बनाने हैं और अगर आपने वेरिएंस एनालिसिस करना है तो लोअर लेवल पे इसको ऐसे फाइनेंस डायरेक्टर आके आपके वेरिएंसेस नहीं देखेगा, पेटी कैश नहीं चेक करेगा आके, तो ये लोअर लेवल पे होता है। शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म पे बात कर रहे हैं हम लोग। शॉर्ट टर्म पे भी कम हो जाती है, मीडियम टर्म पे बहुत होती है। आप 1 साल, 6 महीने, 1.5 साल बस। कंसर्न विद एक्टिविटीज़ और डिपार्टमेंट्स, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग होती है। वेरियस एनालिसिस आपने करना है तो आपने हर डिपार्टमेंट का अलग अलग करना है, बिल्कुल ऐसे ही। रूटीनली और रेगुलरली बेसिस पे होता रहता है। और क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव मतलब इन डॉलर साइंस, परफेक्ट है। ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन, ये शॉर्ट टर्म इन्फॉर्मेशन होती है, ऑपरेशनल लेवल पे होती है, शॉर्ट टर्म, बिल्कुल शॉर्ट टर्म। ड्राइव फ्रॉम इंटरनल रिसोर्सेज सच एज ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग मेथड्स। आपने ERP सिस्टम अगर अपने में लगाना है कंपनी में तो वो इसके अंदर आ जाएगा। डिटेल्ड होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक रॉ डाटा होता है। आपके पास इतने ज़्यादा पेटी कैश के अकाउंट्स आ रहे हैं, आपके पास पूरे के पूरे लेजर्स आ रहे हैं, ट्रायल बैलेंसेस, टी अकाउंट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर्स लिखे होंगे, इधर बहुत ज़्यादा नंबर्स लिखे होंगे, आपने बैलेंस करना है इनको, ट्रायल बैलेंस बनानी है, ये सारा कुछ मैनेजरियल लेवल पर रहता है। इमीडिएट टर्म्स पे होता है, जैसे एक चीज़ आपने पेटी कैश जो सा था, पेटी कैश का जो बैलेंस था, ये पेटी कैश पड़ा हुआ प्लस 500 का, और अगर आपने उसमें से चाय अगर पी ली है तो उसमें से माइनस करोगे, 10 माइनस कर दोगे 490, तो आप इधर कॉन्टीन्यूसली चलता रहेगा काम। टास्क स्पेसिफिक होता है, क्या हो गया भाई? ठीक है, टास्क स्पेसिफिक होता है, फ्रीक्वेंटली बेसिस पे होता है, और क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव
क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या यार, एक्यूरेट, कौन कौन सी होती है भाई? एक्यूरेट से पहली होती है, पहली एक्यूरेट ही होती है। मतलब एक्यूरेट का क्या मतलब है यार? बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन आपने देना कि कोई इसके अंदर टाइपिंग एरर्स नहीं आ गए हैं, ये देखे नो टाइपोज, आपके पास करेक्ट कैटेगरी में आपने डाला, कोई एजम्पशंस तो नहीं डाली, और अगर एजम्पशन डाली हैं तो इट शुड बी स्टेटेड प्रॉपर्ली। सॉरी हो जाए यार, क्या हो गया यार, तू शर्मिंदा करा रहा। फाइन, गुड। कंप्लीट होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर सारी जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड। कॉस्ट बेनिफिशियल होनी चाहिए, ये ना हो आपने अगर आपने इंश्योरेंस करानी है, आप 10,000 की इंश्योरेंस ले लो, 5,000 का लॉस बचाने के लिए, फ़ायदा नहीं है। तो कॉस्ट बेनिफिट्स होनी चाहिए, यूज़र्स टारगेटेड होनी चाहिए। फाइनेंस डायरेक्टर को सिर्फ फाइनेंस से काम है, उसने अगर देखना उसने हेजिंग वगैरह देखनी है, या उसने अगर देखना उसने फाइनेंशियल मैटर्स देखने हैं। अगर आप फाइनेंशियल डायरेक्टर के पास अपने मैनेजेरियल अकाउंट्स लेके चले जाते हो, या आप उससे कहते हो कि यार ये बैलेंस शीट बनानी है, तो उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका काम है हेजिंग करना, उसका काम है वो सब कुछ करना जो आपने F9 में किया, जिससे वो यूज़र टारगेटेड होनी चाहिए कि अगर स्ट्रेटेजिक सीनियर मैनेजर्स को सीनियर इन्फॉर्मेशन चाहिए, जूनियर मैनेजर को जूनियर इन्फॉर्मेशन चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग कुछ भी हो, जितनी मर्जी इंटरेस्टिंग न्यूज़ होती है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की, इंडियन पॉलिटिशियंस को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो रेलिवेंट नहीं है उनके लिए, अपने कंट्री की चीज़ें रेलिवेंट है। हमारे कंट्री का और इंडिया का अगर हमारा वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को मैच हो रहा है, तो इससे हम अमेरिका को फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों? उनके लिए रेलिवेंट नहीं, पर हमारे लिए हमारी जान निकल रही है फिर। तो खैर ये रेलिवेंट की बात हो जाती है। अथॉरिटेटिव होना चाहिए, किसी रिलायबल पार्टी से आया हो, ये नहीं कि यार उस्मान ने कह दिया था। उस्मान कौन है पता नहीं यार, उस्मान तो पता नहीं 10 लाख है, तो कितने उस्मान, कौन सा उस्मान था, बाद में उस्मान भी नहीं मिल रहा आपको। टाइमली इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, टाइम पे आनी चाहिए, ये नहीं कि आप भाई 2012 के अकाउंट्स ला के उस्मान मुझे दे रहे, या आप मुझे कहते उस्मान यार तुम्हें यार मैंने गिफ्ट देना, मैंने कहा अच्छा यार थैंक यू, क्या दे रहे हो आप मुझे? अरे यार वो जो उससे पाकिस्तान के रुपये के नोट नहीं होते थे, वो ख़त्म हो गए ना, चलना वो तुम्हें दे रहा हूँ मैं, तो क्या उसका क्या फ़ायदा है? वो अब रेलिवेंट नहीं रहे, टाइमली नहीं रहे, ना ही वो रेलिवेंट है ना ही वो टाइमली है। ईजी टू यूज़ होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन जो आपको दी जा रही है वो ईजी टू यूज़ होनी चाहिए, नॉट एक्सेसिवली लॉन्ग, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा लंबी होनी चाहिए। बीबीपी के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि वो अपने चैप्टर्स को एक्सेसिवली लॉन्ग कर देते, और कम्युनिकेशन चैनल राइट होना चाहिए कि ईमेल, टेलीफोनिक और हार्ड कॉपी रिपोर्ट, आपको व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज नहीं आना चाहिए। टिपिकल एग्जांपल आजकल क्या हो रहा है, मुझे लोग कहते हैं यार आप एक व्हाट्सएप के ऊपर ही एक लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, माशाल्लाह ज़रूर, और ऐसा करता रहा हूँ मैं जहाँ तक आप मुझे याद है। नीड्स ऑफ डायरेक्टर की बात करते हैं, 1.3 आ गया है हमारे पास कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को चाहिए, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कौन सी है? कम ऑन, पेन चेंज कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं। उनको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए कौन सी? बैलेंस शीट के रिलेटेड, इनकम स्टेटमेंट के रिलेटेड, कैश फ्लो के रिलेटेड, ये सारी की सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। कुछ भी चीज़ जो मॉनिटरी है वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, क्वालिटी रिपोर्ट्स, कस्टमर कंप्लेंट्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, और अगर आपको मैंने P1 के अंदर हमने पढ़ना है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, वो लेक्चर बिल्कुल रेडी पढ़ा हूँ, मैं आपको कभी भेज दूँगा। नया टॉपिक है इसलिए इंपॉर्टेंट है, P1 के अंदर है, P2 के अंदर है, P3 के अंदर है, P4 के अंदर है, P5 के अंदर है, P7 के अंदर भी है, तो इसलिए अगर आप एक दफ़ा भी देख लेते हैं इसको करेक्टली तो इंशाल्लाह आपको आगे जाकर प्रॉब्लम नहीं होगी। बाद में आती है एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन, कंपेटिटर्स की क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, उनकी बैलेंस शीट, उनकी इनकम स्टेटमेंट, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनकी एनुअल रिपोर्ट, सब। सॉरी यार पता नहीं क्यों आज इस तरह करता है। सप्लायर की इन्फॉर्मेशन देखनी, आपने इम्पैक्ट देखना है फ्यूचर सोशल ट्रेंड्स पर,
तो ये सब चीज़ आपने देखेंगे, ये चीज़ को छोड़ दो, PER नहीं चाहिए आपको फिलहाल, ये कम से कम मुझे तो नहीं चाहिए। वॉक थ्रू इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है, मगर ये कि मैं कोशिश करूँगा मैं जो मेन चीज़ें नहीं हैं उनको हटा दूँगा। जैसे इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टर्स ओन एफर्ट्स, रिपोर्ट फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, ये पढ़ लीजिएगा, इतना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है इसके अंदर, ये कॉमन सेंस की बातें। और अगर इसका कुछ समझ ना आए एक्स्ट्रा में, अगर आपको लग रहा है कि यार ये बात ही उस्मान ने स्किप करा दी और आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, तो आप मेरे से स्पेसिफिकली वो चीज़ पूछ सकते हैं। रिपोर्ट फॉर कंडीशनल फंक्शंस, reports on activities, reports on resolution and deficiencies, result on checks, exception reporting, nothing is important here. Feedback from customer, तो making best use of the information, comparison कर सकते हैं, आपने इंफॉर्मेशन आपके पास पड़ी हुई है, उसका बेस्ट यूज़ कैसे करेंगे। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आप कंपेयर कर सकते हैं, इस साल हमारी इतनी सेल्स थी, पिछले साल कितनी है, हमारा कंपेटिटर जो उनसे उसका मार्केट कैपिटल आपके पास भी 1 मिलियन का है और उसके पास भी 1 मिलियन का, आपकी सेल्स 5 मिलियन हो रही हैं और उसकी सेल्स 10 मिलियन हो रही हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर कोई, आप कहीं पे लैग करते हैं, क्योंकि मार्केट आपके पास कैपिटलाइजेशन एक है, अगर कैपिटलाइजेशन एक होती है तो आपको भी उसी की तरह परफॉर्म करना चाहिए। ठीक हो गया। कंपैरिजन आप कर सकते हैं डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये नहीं कि हमेशा आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए, नॉन फाइनेंशियल भी ले सकते हो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन देख सकते हो, कस्टमर सेटिस्फाइड उनकी प्रोडक्ट से कितने, हमारी प्रोडक्ट से कितने, ये सब चीज़ें छोटी मोटी देखते रहते हो। फीडबैक टू अदर्स, आप फीडबैक लेते हो, किन से लेते हो, मोस्ट प्रॉबेबली आप फीडबैक लोगे अपने कस्टमर से। क्योंकि कम्युनिकेशन चैनल चाहिए आपको। फिर आप बात करते हो रिव्यू प्रोसीजर्स की, आप रेगुलर रिव्यूज़ कराते हो किस चीज़ का, हर चीज़ का ना, ठीक। अगर हम बात करें फेलियर्स इन इंफॉर्मेशन प्रोविजन, ये भी देख लीजिएगा, इसका इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। पार्ट 2 आ रहा है हमारे सिलेबस का, या इस चैप्टर का कम से कम कि इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन एलिमेंट, कम्युनिकेशन विद एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं, तो आपको इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन एलिमेंट, HR की बात कर देते हैं हम लोग, ठीक है, बल्कि आगे वो इम्पोर्टेंस ऑफ HR भी आ रहा है। क्या इम्पोर्टेंस आपकी ह्यूमन एलिमेंट की, हाँ बट मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें आप देखते हैं, कंट्रोल जोन से कंट्रोल मोटिवेट नहीं करते, कंट्रोल एक बहुत ही अलग किस्म का कंट्रोल एक कंपनी के अंदर लगा हुआ है, जिससे चोरी नहीं होती, इससे मोटिवेशन नहीं मिलती आपको, वो तो रोक रहा है ना, वो कंट्रोल रोक रहा है आपको लॉस होने से किसी चीज़ का। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन एलिमेंट क्या चीज़ है कि आपको कंट्रोल में नॉट वर्क वेरी वेल इफ स्टाफ लैक मोटिवेशन और बेसिक स्किल फॉर द जॉब इन द फर्स्ट प्लेस। मुझे अगर कोई बंदा फाइनेंशियल मैनेजर रख ले तो कंपनी तो वही ख़राब, कंपनी हो गई खत्म भाई, कंपनी की दिवाली निकल जाए, या मुझे वो लोग कहें भैया आप रिस्क मैनेजर बन जाए, बस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो आपने सबसे पहले तो बेसिक स्किल्स देखने उस बंदे के क्या है, उसके बाद आपने देखना उसको मोटिवेट हो रहा है नहीं हो रहा। मोटिवेट कैसे होता है, रेगुलर चेक करें, उसको बोनसेस दें, उसको मोटिवेट करें, मोटिवेशनल लेक्चर्स दें। यहाँ पे मोटिवेशनल लेक्चरर्स इतने ज़्यादा होते हैं, मोटिवेशनल टीचर्स इतने ज़्यादा हैं, क्या वो एक स्पीच देते हैं तो बंदे का दिल जाता है यार अब मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ और मैं उड़ना चाहता हूँ, ऐसा है। इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज़, क्या इश्यूज़ हैं, यूके की टर्नबुल रिपोर्ट ने, टर्नबुल रिपोर्ट का अगर यार हद हो गई भाई, टर्नबुल रिपोर्ट का अगर आपको पता हो तो स्ट्रेस किस चीज़ पे करती है, स्किल्स, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग इन पर्टिकुलर रिस्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फेसेस, कि कौन कौन से रिस्क आप फेस कर रहे हैं। एक डेयरी जो सी कंपनी है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स की कंपनी है, वो क्या रिस्क फेस करती है। सबसे पहले तो उसके पास पेरिशेबल थिंग्स होती हैं, पेरिशेबल थिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन 2 दिन 3 दिन निकाल देंगी बस, इससे ज़्यादा देर कोई भी चीज़ सर्वाइव नहीं करती पेरिशेबल प्रोडक्ट्स। ये अगर कब कर भी जाती है तो वो उसका टेस्ट वो नहीं रहता, या वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, क्या हो जाता है वो सब डिपेंड करता है। तो आप
आपको उसके पर्टिकुलर रिस्क चाहिए देखना होगा। अगर ये सेम वो जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स का रिस्क जो उनसे है वो उठा के क्लोथिंग कंपनी देखना शुरू कर दे, एक अगर सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी यार अच्छी बड़ी कंपनी, वाटसन नहीं पार्कसन है, हाँ पार्कसन। अगर पार्कसन इस चीज़ को वो देखना शुरू करते हैं जो कि मतलब कि एक रिटेलर्स हैं क्लोथिंग कंपनी के और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के, तो अगर वो इसको देखेंगे, वो इसका पेरिशेबल थिंग्स को लेके चलेंगे तो फिर तो काम खत्म हो गया, फिर कंपनी नहीं चलती क्योंकि उनकी पूरे दिन के अंदर सेल ही 5-10 की होती है, 5-10 चीज़ों की सेल होती है, $5-10 की नहीं, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम अगर चीज़ भी जाके देखते हैं तो वो $100 से कम कुछ नहीं मिलता। इंप्रूविंग स्टाफ अवेयरनेस कैसे बढ़ाओगे और एटीट्यूड कैसे बढ़ाओगे। टर्न बाय सजेस्ट करता है कम्युनिकेशन पॉलिसीज बनाओ, कस्टमर रिलेशंस की, इंटरनल और आउटसोर्स एक्टिविटीज़, सर्विस लेवल देखोगे यार, इंटरनल एक्टिविटीज़ क्या और आउटसोर्स एक्टिविटीज़ कैसे, हेल्थ सेफ्टी बनाओ, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन उनके लिए रखो कि उनको पता चले हाँ यार हमें इंपॉर्टेंस दी जा रही है। आप जिस बंदे को या जिस चीज़ को जितनी इंपॉर्टेंस देते हो उससे पता चलता है आपको उसकी केयर किससे करते हो। अगर आप उसकी ज़्यादा केयर करते हो तो ऑटोमेटिकली फीलिंग आ जाती है। सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स तो चोरी नहीं हो रही। बिजनेस कॉन्टीन्यूटी और यकीन दिलाओ उनको कि कुछ नहीं हो रहा, हम लोग बिजनेस चलेगा भाई। एक्सपेंडिचर देखो, अकाउंटिंग फाइनेंशियल अदर रिपोर्टिंग कराओ, और आप उसका ब्रीफिंग सजेस्ट करते हो कि यार इनिशियल गाइडेंस चाहिए आपको, ये जो सा रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज़ बतानी है, वर्कशॉप्स हैं, ग्रेटर प्रोस्पेक्शन ऑफ ट्रेनिंग बजट, ये सब चीज़ें आपने देख लेनी होती है। ऐसा इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ट्रेनिंग स्टाफ आपको आपने स्टाफ को ट्रेन करना है, ऑब्वियसली ट्रेनिंग देनी है उनको, बताना है यार इंटीग्रेटेड। और अगर ट्रेनिंग के अंदर एक बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ की आदत होती है वो होती है मोटिवेशन। मोटिवेशन कैसे आती है, वो मोटिवेशनल स्पीकर्स ले आते हैं आपके लिए अंदर मोटिवेशन। प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, प्रॉब्लम क्या होती है, लार्ज कंपनीज के अंदर चीज़ें इतनी ज़्यादा फंस चुकी होती हैं, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कि कल्चरल और एथिकल लोअर फिल्टर्स, कल्चरल और एथिकल लोअर क्या बकवास है, कल्चरल और एथिकल लोअर फिल्टर्स आ जाते हैं। क्या तो कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप जापान की किसी कंपनी में जाते हैं तो आपस में लोग कम बात करते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने काम से काम रखते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, ठीक है, ऐसे ही। इसको हम आगे जाके देखेंगे अगले चैप्टर्स के अलावा, किसने यहाँ भी क्या विषय डिस्कस या ऑन इन आवर नेक्स्ट चैप्टर्स, क्योंकि एथिक्स के ऊपर बात है कि तो हमने इसको अगले चैप्टर में देखना है। मॉनिटरिंग की बात करें तो लास्ट टॉपिक है, क्योंकि हम 3 चीज़ों के ऊपर लेके चल रहे थे, इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स और ये मॉनिटरिंग का पार्ट आ रहा है इस चैप्टर के अंदर। तो ये देख लीजिए, इसका फास्ट फॉरवर्ड है। तो आपका ऑनगोइंग मॉनिटरिंग का एम ऑफ मॉनिटरिंग का, मॉनिटरिंग क्यों करते हो, ये कोसो फ्रेमवर्क के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। एम्स ऑफ मॉनिटरिंग क्या एम्स है, इसके प्रिंसिपल्स हैं कुछ 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ऑनगोइंग मॉनिटरिंग एंड सेपरेट इवैल्यूएशन। सबसे पहले आपने ऑनगोइंग मॉनिटरिंग क्या चीज़ होती है और सेपरेट इवैल्यूएशन की चीज़ होती है। आप ऑनगोइंग मतलब जारी रखो अपनी मॉनिटरिंग, कैसे, रूटीनली रिव्यू करो, रिकन्सिलिएशंस करो। रिकन्सिलिएशन हमने सबसे पहले कौन सी पढ़ी थी, बैंक रिकन्सिलिएशन पढ़ी थी, याद होगा आपको। आप स्मॉलर कंपनीज के अंदर हाई लेवल जो फर्स्ट चीज़ें होती हैं आप उसके अंदर देखते हो, और उसके अंदर वेरिएंसेस देखते हो, आप इनएक्यूरेसीज देखते हो, ये सारा कुछ ऑनगोइंग मॉनिटरिंग है, चलती जा रही है साथ साथ। और सेपरेट इवैल्यूएशन मतलब वो ऑडिट कमेटी और आपका इंटरनल ऑडिट और आपका एक्सटर्नल ऑडिट यहाँ नहीं लिखा मगर खैर एक्सटर्नल ऑडिट आपका करता है कंट्रोल प्रोसीजर्स पे, डेली रूटीनली बेसिस पे नहीं, हर दिन आपके पास ऑडिट नहीं आ जाता। इंटरनल ऑडिटर भी वो आपके पास महीने 2-3 महीने बाद में आ रहे होते। ऑडिट कमेटी हर दिन फारिग बैठी नहीं होती, वो हर दिन करके आ जाए आपके ऑफिस में, नहीं। ये सेपरेट इवैल्यूएशन, ये सेपरेट इवैल्यूएशन है। ऑनगोइंग मॉनिटरिंग कौन सी है, वो चलती रहती है, वो रिपोर्टिंग है, F5 का पार्ट है। ऑनगोइंग मॉनिटरिंग को अगर आप F5 से याद रख लो तो आपको याद रहेगा। दूसरी चीज़ जो आप देखते हो उसकी डेफिशिएंसीज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स की आइडेंटिफाई होनी चाहिए और उनको कम्युनिकेट कराना आपने, ठीक है, ठीक हो गया, परफेक्ट है। रोल ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होता है, रोल ऑफ इन्फॉर्मेशन का आपने बात करनी है, एक तो सूटेबल होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए। आप इसके ऊपर हाईलाइट करते हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो उनसे वो क्लियरली मिल चुकी होती है आपको, डायरेक्ट आपको आपके
जिनसे आपने लेनी इन्फॉर्मेशन उधर से आपको मिल रही है। इंटीग्रेटेड डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन आपको हासिल हो रही है। इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जौन सी आपको इनडायरेक्टली मिल रही है, जैसे ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल, आपको की रिस्क परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करते हो आप, वो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आपको जैसे आपका रेशियो एनालिसिस है वो डायरेक्टली आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता, अब इनडायरेक्टली हिसाब लगाते हैं, गेस करते हैं। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मॉनिटरिंग, इसमें बढ़ लीजिएगा समय मेरे ख्याल से इनफेक्टिव मॉनिटरिंग की बात करते हैं। और इनफेक्टिव 3 एलिमेंट्स इन्फ्लुएंस द ग्रेटनेस ऑफ, अब आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं जो कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ऑफ मॉनिटरिंग के ऊपर देखते हैं। इस्टेब्लिशिंग अ फाउंडेशन ऑफ फॉर मॉनिटरिंग, कैसे बनाओगे? टॉन फ्रॉम द टॉप, कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या जरूरत है? कंट्रोल एनवायरनमेंट वो प्रोसेस होता है कि यार अगर जस्ट से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि यार आपके पास आपके मैनेजर्स अगर कार्ड अपना स्वाइप करके नहीं एंटर हो रहे तो एम्प्लॉयज़ भी इस चीज़ को डिस्करेज करेंगे क्योंकि वो देख के फॉलो करते हैं। अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ते तो आपका बच्चा नमाज़ नहीं पढ़ेगा, सिंपल इज़ दैट। डिज़ाइनिंग एंड एग्जीक्यूटिंग मॉनिटरिंग प्रोसीजर, पहले आप उनको डिज़ाइन करो और फिर एग्जीक्यूट करो मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स। उनको अपनी चीज़ों को मॉनिटर करना है तो पहले उसको डिज़ाइन करो, यार उन्हें मॉनिटर करना कैसे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाओ, आप प्रायोरिटाइज करो रिस्क को। डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर आप किस चीज़ को देखते हो? पेरिशेबल थिंग्स को देखते हो, कंटेमिनेट ना हो जाए, स्टफ लाइक दैट। असेसिंग एंड रिपोर्टिंग रिजल्ट्स, आप इन चीज़ों को देखते हो, असेस करते हो, रिपोर्ट करते हो रिजल्ट्स को, ठीक है। कंट्रोल एनवायरनमेंट, मैं आपको बता चुका हूँ कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या होता है। एम्फेसिस एट द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर्स को वो काम कराओ, मैनेजर्स को दिखाना चाहिए कि हमने, अगर मैनेजर टाइम पे नहीं आ रहा तो एम्प्लॉयज़ कैसे टाइम पे आएंगे भाई। टिपिकल एग्जांपल है, मैं अपनी देता हूँ, मेरी कंपनी में जहाँ से मैं काम कर रहा हूँ, हमारा जो लाइन मैनेजर है जो टॉप पे है फिलहाल, जो हमारा कंट्रोल जिसको मैं अकाउंटेबल हूँ, वो बंदा 11 बजे आता है, मेरा टाइम 9 साढ़े 9 बजे, मैं 10 बजे पहुँचता हूँ, मैं कभी कभी 10:30 भी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पता होता है उस बंदे ने 11 बजे आना है। मैं सोचता हूँ 10 मिनट पहले भी आता मैं बच दूँगा, वैसे ही नेचुरल है, हो जाता है, इट्स नॉट अ गुड थिंग मगर हो जाता है। Appropriates, आपने देखना है ऑर्गेनाइजेशन पीपल विद appropriate skill and authority, objectivity and competencies in monitoring roles, in a monitoring role। उसका आप देखते हो prioritizing effective monitoring procedures, कैसे प्रायोरिटीज करोगे? आप कंट्रोल इंपॉर्टेंस देते हो हाईएस्ट लाइकलीहुड हाई सिग्निफिकेंस, लो लाइकलीहुड लो हाई सिग्निफिकेंस, हाई लाइकलीहुड लो सिग्निफिकेंस एंड लो लाइकलीहुड लो सिग्निफिकेंस। आई विश कि मैं इसके ऊपर आपको एक मैट्रिक्स बना के दिखा सकता हूँ। लाइकलीहुड सिग्निफिकेंस, अगर हाईएस्ट कंट्रोल इंपॉर्टेंस कितनी है, आप इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हो कि यार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको किस चीज़ की चाहिए, अगर लाइकलीहुड उस चीज़ के होने का लाइकलीहुड बहुत ज़्यादा है, 100% चांस, आई एम सॉरी क्या हो गया था, 100% चांस है कि यार ये काम हो जाएगा। सिग्निफिकेंट कितना है, उसके आपकी कंपनी को 1 मिलियन को लॉस हो सकता है, एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट। आपकी कंपनी का पीबीटी कितना, 0.5 मिलियन, अब तो बिल्कुल कंपनी का दिवाली निकल जाएगा अगर ऐसा कुछ हो गया तो आपको उसके ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, सेपरेट इवैल्यूएशन करनी है और सेपरेट इवैल्यूएशन करना है डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन का, और उसको अप्रोप्रिएटली लेके चलना है। मॉडरेट और शॉर्ट टर्म के अंदर आपको लाइकलीहुड कम है, 10% चांसेस हैं कि IS यही नाम है ना उनका, हाँ IS वाले आपको पकड़ लेंगे क्योंकि या तो वो गर्दन काट देते हैं या फिर वो जिंदा जला देते हैं, जाहिलाना हरकत तो, मगर खैर उसकी सिग्निफिकेंस बहुत है, ये जानी चल जाएगी, ठीक है ना। तो वो उसके लिए आपने देखना उसकी इन्फॉर्मेशन यूजिंग इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, पीरियोडिक सेपरेट, आप ऑनगोइंग मॉनिटरिंग करते हो उसकी इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन की, क्या मॉनिटर करते हो मुझे तो पता, मैंने कैसे कह दिया यार उनको अपनी गर्दन काट देते हैं इन लोगों की और या फिर उनको जिंदा जला देते हैं, मैंने इनडायरेक्ट सोर्सेज से देखा। डायरेक्टली अगर मैं उसको एक्सपीरियंस कर लेता तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड ना कर होता फिर, सिंपल।
लाइकलीहुड बहुत ज़्यादा है, सिग्निफिकेंस कम है, सिग्निफिकेंस कम है, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। वेट फ्लोर है जिसके ऊपर से आप चल के जा रहे हो और आप गिर गए हो, अगर आप एक वेट फ्लोर से जा रहे हो, मार्बल का फ्लोर है और आपको कितने % चांसेस आप गिर जाओगे? 60% चांसेस आप गिर जाओगे। सिग्निफिकेंस क्या है? नहीं कुछ ज़्यादा सा टांग टूट जाएगी, मगर टांग भी नहीं टूटती, बचत हो जाएगी। तो इससे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन की जो से वो मॉनिटरिंग करते हो, उसको मॉनिटर करते हो इन्फॉर्मेशन को, और इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आप कोई इसके ऊपर कोई सेपरेट इवैल्यूएशन नहीं करते। सेपरेट इवैल्यूएशन का मतलब है कि आप सेपरेटली पूरा का पूरा जैसे एक कमेटी बना देते हो, यार हमने इसको लेके चलना है, हमने इसको देखना है, हमने इसको फुल इंपॉर्टेंस देनी नहीं, ज़रूरत नहीं है। एक लोएस्ट है ना, उसका लाइक्लीहुड ज़्यादा है और ना ही सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। जैसे कि क्लर्क बीमार हो गया, इंपॉर्टेंस नहीं है, क्लर्क ने और कितने नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। ये टेबल देख लीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर फॉर मॉनिटरिंग, क्या स्ट्रक्चर है इसका ये देख लीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं देखते। स्केल ऑफ मॉनिटरिंग, आप स्केल देखते हो उसका मॉनिटरिंग का, कि साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑफिस ऑपरेशंस। जितना बड़ा साइज होगा और जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतना मुश्किल होगा आपके लिए मॉनिटर करना। मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स क्या होते हैं भाई? सॉरी, आपको पीरियोडिक इवैल्यूएशन करनी, टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स, ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स, सब चीज़ों को हमें देखना है। आई डोंट थिंक इसका मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ बोल भी सकता हूँ। आप यहाँ पे सुपरवाइजरी रिव्यूज़ करने हैं, सेल्फ असेसमेंट अपने आप को असेस करो। डायरेक्टर्स अपने आप को असेस करें, यार वो कैसा काम कर रहे हैं, टॉन फ्रॉम द टॉप मिल रही है नहीं मिल रही। ऑडिट कमेटी इंक्वायरीज, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर्स पे उन्होंने तो देखना, तो आप उनको देखो कि वो कर रहे क्या रहे हैं। क्वालिटी एश्योरेंस रिव्यूज़ देखने, ओके। फॉर्मेलिटी ऑफ मॉनिटरिंग नॉट इम्पॉर्टेंट। केस स्टडीज़ यार पढ़नी हो तो पढ़ लो ना, केस स्टडीज़ डिपेंड करता है, पढ़ लो अगर पढ़नी तो। मैंने नहीं कभी पढ़ी, मैं आई हेट बीबीसी, इसलिए मैं कभी नहीं पढ़ता। मैं बीबीसी को देखता तक नहीं, मैं नफरत है। रोल ऑफ मैनेजमेंट इन मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट का क्या रोल है मॉनिटरिंग के अंदर? टर्नबुल रिपोर्ट के ऊपर हम जा रहे हैं। टर्नबुल कौन सी रिपोर्ट थी? हाँ, इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स की रिपोर्ट है। जो जहाँ भी इंटरनल कंट्रोल्स की बात आई, टर्नबुल भाई साहब वहाँ पे आए होंगे आपके पास, क्योंकि उसने बुल्स को टर्न कर दिया था, इसलिए उसका नाम है टर्नबुल। खैर, हाँ। रोल ऑफ मैनेजर, रोल ऑफ मैनेजमेंट, इम्प्लीमेंट बोर्ड पॉलिसीज, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट बोर्ड पॉलिसीज। आप पॉलिसीज बनाओ और उसको इम्प्लीमेंट करो। और बोर्ड का क्या रोल है भाई? रेगुलरली रिसीव एंड रिव्यू रिपोर्ट्स ऑन इंटरनल कंट्रोल। आप टाइमली बेसिस पे रिसीव करो इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट्स इंटरनल कंट्रोल्स की। सॉरी, क्वालिटीज ऑफ मैनेजमेंट, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, कर जो काम दिया गया है वो उसको कर भी सकती है, नहीं कर सकती। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, नो ऑब्जेक्टिविटी क्या चीज़ है? नथिंग शुड चेंज देयर पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट्सएवर। ऑब्जेक्टिविटी का ऐसा मतलब ही निकल आता है कि यार आप डायरेक्टली जो काम आप कर रहे हो आप उसको फोकस होकर कर रहे हो, आपको आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं मिल रहा। F8 का पार्ट है इंटरनल ऑडिट। आई हैड टू से दिस, मगर मैं चाहता हूँ मैं स्किप कर दूँ। रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट वेरी करता है कंपनी के और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स पे, रिस्क मैनेजमेंट पे, लीगल कंप्लायंस पे एंड वैल्यू फॉर मनी पे। अगर इंटरनल ऑडिटर्स को आप 50,000 पर मंथ दे रहे हो, आई डोंट केयर व्हाट द करेंसी शुड बी, से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि 50,000 आप उनको पर मंथ दे रहे हो और आप वो काम करके दे रहे हैं आपको 20,000 का, मतलब सेविंग 20,000 की हो रही है। विल यू हायर देम? नो, यूजलेस। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए यार, ये याद कर लेना अगर हो सके तो।
इंटरनल और द नीड फॉर इंटरनल ऑडिट विल डिपेंड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में आता है। यहाँ पे इसने सिर्फ एक बार ही लिखा, मगर मुझे याद है 3-4 दफ़ा आया वो। मैं आपको इसका क्वेश्चन लिख भेजूँगा। स्केल, डाइवर्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंपनीज ऑपरेशन। जितना बड़ा स्केल होगा, स्केल मतलब वो कंपनी कितनी बड़ी है, कितनी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन की हुई है। डाइवर्सिफिकेशन का तो पता है ना, किस अलग 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 उन्होंने जगह पे इन्वेस्ट किया हुआ है, अलग अलग पूरे के पूरे उनकी पोर्टफोलियो जो उनसे वो बहुत बड़ा है। और कंपनी की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर इन्फॉर्मेशन, वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। ओके, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितनी है, अगर 50,000 एम्प्लॉयज़ हैं तो इसका मतलब बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी। कॉस्ट बेनिफिट कंसिडरेशन देखते हो कि जो कुछ आप इंटरनल ऑडिट करने जा रहे हो, मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, अगर वो 20,000 बचा रहे हैं 50,000 कॉस्ट के ऊपर, तो लीव इट अलोन। आप 30,000 एक्स्ट्रा लगा रहे हो यार, 20,000 वैसे लॉस में बेच दो, उसका नहीं बनता। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखना है, ये चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखना है, ये रिस्क के अंदर चेंजेस देखनी है, प्रॉब्लम देखनी है हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर। ये पढ़ लीजिएगा, इतनी बड़ी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, हम एफ में पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें। तो अगर आपने एफ में पढ़ी हुई हैं तो आपको इशू ही नहीं देंगी ये चीज़ें। ये पढ़ लीजिएगा, प्लीज पूछ लीजिएगा अगर आपको उसमें कोई क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल, क्या ऑब्जेक्टिव इंटरनल कंट्रोल क्या है? इंटरनल ऑडिट, आई एम सॉरी, इंटरनल ऑडिट की क्या ऑब्जेक्टिव है? रिव्यू द अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स। सबसे पहले आप उसके अकाउंटिंग सिस्टम्स देखते हो, ईआरपी सिस्टम लगाया उसको कुछ असेस कर लेते हो, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को आपने रिव्यू देना होता है, और रेगुलर रिव्यूज देने होते हैं। रिव्यू शुड बोथ कवर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। गुड। आप एग्जामिनेशन करते हो फाइनेंशियल और ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन की। एक तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपने देखनी है, उसके बाद ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन भी देखते हो, मतलब मैनेजरियल अकाउंट्स भी देखने आपने F5 में जो अकाउंट्स बनाते हो। आपने 3 E's का ऑडिट करना है, 3E ऑडिट, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी, मनी रिलेटेड, कितना चीज़ी काम कर सकते हो, इफिशिएंटली कितना एफिशिएंट होकर काम कर सकते हो, कितने कम टाइम में कितना ज़्यादा कवर कर सकते हो, और इफेक्टिवली कि कितना इफेक्टिव होकर काम कर सकते हो। अगर आप आगे मेरे ख्याल से 3 E's का मैंने F8 में मुझे याद है, काफ़ी डिटेल में हम पढ़ लेते हैं, हम इसको P3 में भी डिटेल में पढ़ते हैं। आई डोंट थिंक कि आपको ज़रूरत है P1 के अंदर इसके पार्ट की, और अगर आपको है तो मैं आपको F8 के साथ लिंक करके इसका लेक्चर एक भेज सकता हूँ इंटरनल ऑडिट का, जो कि इजीली आपको समझ आ जाएगी सारा कुछ इंटरनल ऑडिट कैसे लेके चलना है। रिव्यू ऑफ कंप्लायंस की बात करते हो, लॉज एंड रेगुलेशंस के ऊपर, हर कंट्री के डिफरेंट होते हैं, तो इंटरनल ऑडिटर्स ने पढ़े होते हैं, इसलिए वो CPA और CFA जो होते हैं हर कंट्री के जो डिफरेंट्स होते हैं, डिफरेंट जो CPA वगैरह होते हैं, वो उनको अपने अपने कंट्री के इंटरनल ऑडिट्स का पता होता है, रूल्स का एंड रेगुलेशंस का। सेफ गार्डिंग एसेट्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिस्क, मॉनिटरिंग एंड ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, इसको हम पहले भी देख चुके हैं। और आपने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करनी होती है फ्रॉड के ऊपर, ठीक है। गुड। रिस्क ऑडिटिंग, रिस्क का भी ऑडिट होता है। हमने रिस्क मैनेजमेंट पढ़ी, हमने रिस्क के ऊपर हमने पूरे टॉपिक्स पढ़े, चैप्टर पढ़े, उसके ऊपर अब आप ऑडिट कर रहे हो। क्या मेन स्टेज है इसका? आइडेंटिफाई द रिस्क, पहले रिस्क आइडेंटिफाई कर लो कौन कौन से। सिंपल, सबसे ज़्यादा सिंपल चीज़ें देखो यार, रिस्क हैं कौन से, व्हाट आर द रिस्क देयर इन द कंपनी। असेस द रिस्क, आप वो रिस्क को असेस करो कि कंपनी के असेस करना है आपने कि रिस्क इसका है। गुड, मुझे आवाज़ें दूर से आ रही हैं। रिव्यू करो रिव्यू करो मैनेजमेंट और कंट्रोल्स को, आप सिर्फ रिव्यू करके देखो उनको, ठीक है। ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप देख लो। आई नहीं मतलब इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी देखो। रिपोर्टिंग करो, रिपोर्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो कुछ आपने लिया उसको आपने रिस्क कमेटी को रिपोर्ट करना। रिस्क कमेटी मैंने बताया था, ज़रूरी नहीं है बनाना, अगर बनी हो तो अच्छी बात है। इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्क ऑडिटिंग ये आपने देख लेना, डिपेंड करता है ऑन विच स्टफ, इंडिपेंडेंस के ऊपर।
फेमिलियरिटी के ऊपर, इन सब चीज़ों पर। इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट, कितने इंडिपेंडेंट होते हैं? अगर कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं तो इंडिपेंडेंट कम होंगे, अगर एक्सटर्नली आ रहे हैं तो फिर ज़्यादा इंडिपेंडेंट होंगे। ऑडिट का प्रोसेस क्या? ठीक हो गया? वैल्यू फॉर रिकमेंडेशन एंड स्टफ लाइक दैट, इन सब चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। आई डोंट थिंक इतना इंपॉर्टेंट भी चीज़ें होती हैं नजर आ रही है आपको। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ, इंक्रीज भी सब कुछ एफेड का पार्ट है। आपने एफेड जब पढ़ा है ना यार, मेरे ख्याल से आई होप कि आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। कॉन्फिडेंस रिकमेंडेशन एंड स्टफ लाइक दैट, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, आई एम फेमिलियरिटी थ्रेट है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, डीलिंग विद थ्रेट्स, ये सब कुछ यार एफेड का पार्ट है, प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आपको उसमें कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मेरे से पूछ सकते हैं, मगर आई डोंट थिंक इसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ बहुत ईजी और इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, लेट्स पुट इट दिस वे। रिक्रूटिंग इंटरनल ऑडिटर्स, अगर हमको रिक्रूट करना है, अदर एक्सपीरियंस क्या हो सकता है? फ्रेशली पर्सपेक्टिव ले लेना है, उसको अपने ऑपरेशनल डिपार्टमेंट से ले सकते हैं, और बायसनेस देख सकते हैं यार, एब्जॉर्ब करना है सब चीज़ों को। डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट, जस्ट सी, आई एम नॉट गोइंग इन डेट, क्योंकि मैं अभी कुछ टाइम पहले ही एफेट में जा चुका हूँ। अगर आपको चाहिए इंटरनल ऑडिट का, मेरे साथ लेक्चर ले सकते हैं एफेट का, मैं आपको लिंक कर दूंगा, ताकि आप इसके अंदर एक्स्ट्रा रीडिंग की, आपको और एक्स्ट्रा नॉलेज अगर चाहिए और आपको याद नहीं है इनमें से कुछ की, तो क्वालिटी कंट्रोल, इंटरनल ऑडिटिंग, एनुअल रिव्यू ऑफ इंटरनल ऑडिट, स्कोप ऑफ द वर्क, स्टफ लाइक, ये सब चीज़ें इंटरनल ऑडिट, इसको हम सबको अभी पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमने सेफ गार्डिंग ऑफ हेल्थ की बात की थी, वैल्यू फॉर मनी की बात की थी, रूल कंप्लायंस विद रूल्स एंड रेगुलेशन बात कर चुके हैं हम पहले 4-5 पेजेस पहले, बिल्कुल ठीक हो गया। ऑडिट कमेटी, हम ऑडिट कमेटी पढ़ी है हमने, जी हाँ, ऑडिट कमेटी हम पढ़ चुके हैं, हम इसको देख चुके हैं ऑडिट कमेटी क्या होती है, ये वो वापस से रिपीटेशन कर रहे हैं। आपने अगर पढ़ना इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये स्टार ऐसे तो नहीं होते ना मेरे ख्याल से, स्टार होते हैं ऐसे, इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे तो स्टार बनाना भूल गया भाई। खैर इंपॉर्टेंट चीज़ अब देख लीजिएगा, आपने पहले इसको टॉपिक्स में